नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अमृता चौरसिया। इस वक्त की अहम खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और आइए अब शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। केंद्रीय कैबिनेट का त्योहारों से पहले 30 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला। जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 लागू करने को भी मंजूरी। अब देश के दूसरे हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी होंगे 3 स्तरों पर पंचायत चुनाव। कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को पुलिस स्मृति दिवस पर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने किया नमन। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। कोरोना को मात देकर अब तक 68 लाख लोग हुए स्वस्थ। सक्रिय मामले 7.5 लाख से नीचे। 14 राज्यों में मृत्यु दर 1% से भी कम। बिहार में 94% से ज्यादा कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। बिहार चुनाव के लिए सभी दलों का प्रचार अभियान जोरों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सारण और वैशाली में रैलियां। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी की जनसभाएं। कांग्रेस और एलजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव की तैयारियां पूरी। लेह जिले में परिषद की सभी 26 सीटों के लिए मतदान कल। परिषद चुनाव में पहली बार ईवीएम का होगा इस्तेमाल। केंद्रीय कैबिनेट ने त्योहारों से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद से केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी। कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 लागू करने को भी मंजूरी दी है। इससे देश के दूसरे हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू होगी। त्योहारी मौसम में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट ने 30 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को 3,737 करोड़ रुपए का दिवाली बोनस देने का फैसला किया है। इसके तहत 2019-20 के लिए प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस और नॉन प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस भुगतान को मंजूरी दे दी गई है। विजयदशमी या दुर्गा पूजा के पहले ही तुरंत 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3,737 करोड़ रुपीस का बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा। ईपीएफओ है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है। ऐसे जो कर्मचारी नॉन गैजेटेड है, ऐसे 17 लाख कर्मचारियों को 2,791 करोड़ इतना बोनस मिलेगा। जो सरकार में काम करते हैं ऐसे 13 लाख कर्मचारियों को नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मिलेगा और उन्हें भी 906 करोड़ रुपए 906 करोड़ रुपीस बोनस के उपलक्ष्य में मिलेंगे। कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी भी दे दी है। इससे देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के 3 स्तरों को स्थापित करने में मदद मिलेगी। साथ ही विकास योजनाओं को बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और अब जिला पंचायत, ऐसी पूरी त्रिस्तरीय रचना जो पंचायत राज के
कानून में निहित है वो अब कश्मीर में भी लागू होगी। और जम्मू कश्मीर में अपने जिले के विकास की योजना बनाना, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग करना, उस पर अमल करना, उसके लिए आर्थिक सत्ता भी उनको मिलेगी। मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सेब की खरीद के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के विस्तार को भी मंजूरी दी है। सरकार ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड को इस अभियान के लिए 2,500 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी उपयोग करने की अनुमति दी है। इस अभियान में अगर कोई नुकसान होता है तो उसे 50-50 के आधार पर केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के बीच साझा किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई अन्य प्रस्तावों को भी हरी झंडी दिखाई है। इनमें भारत और नाइजीरिया के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज और इसके उपयोग में सहयोग और समझौता ज्ञापन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट्स पापुआ न्यू गिनी के बीच समझौता, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया और मलेशियन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के बीच समझौता ज्ञापन शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज पुलिस स्मृति दिवस है। इस मौके पर कृतज्ञ राष्ट्र अपने जाबाजों को याद कर रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पुलिस स्मृति दिवस हमारे पुलिसकर्मियों के शौर्य और बलिदान के लिए हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी अमर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। ट्वीट संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमर शहीदों ने राष्ट्र और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया। उनके बलिदान, वीरता और प्रतिबद्धता के लिए राष्ट्र उनके प्रति सदैव ऋणी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस स्मृति दिवस पर कर्तव्य निभाने के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने पूरे भारत में कार्यरत पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों के बलिदान और सेवा को हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन में सहायता से लेकर कोविड-19 से लड़ने तक, खतरनाक अपराधों को सुलझाने से लेकर कानून व्यवस्था को बनाए रखने तक, हमारे पुलिसकर्मी हमेशा बिना हिचके अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते रहे हैं। देश को उनके परिश्रम और नागरिकों की सहायता के प्रति तत्परता पर गर्व है। वहीं केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। 21 अक्टूबर 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में 10 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। इन जाबाजों पर भारी हथियारों से लैस चीनी सेना की ओर से घात लगाकर हमला किया गया था, लेकिन हमारे पुलिसकर्मियों ने पीछे हटने के बजाय चीनी सैनिकों का बहादुरी से सामना किया और अपने सीने पर गोलियां खाईं। हमले में शहीद हुए पुलिसकर्मियों की याद में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। केंद्रीय गृह मंत्री ने पुलिसकर्मियों को आश्वस्त किया कि सरकार पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर, जागरूक और प्रतिबद्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए मानव बल के साथ तकनीक को जोड़ने के लिए विस्तार से काम हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर कहा कि पुलिस के सामने आने वाली नई चुनौतियों और बढ़ते डायमेंशन के लिए एक सुगठित पुलिस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो पुलिस का काम अब बहुत सारे नई चैलेंजेस और नए डायमेंशन में बढ़ता जा रहा है। आतंकवाद, फेक करेंसी, नार्कोटिक्स कंट्रोल, शस्त्रों की तस्करी, मानव तस्करी, साइबर क्राइम और महिलाओं के विरुद्ध के अपराध, ये सारे बहुत सारे डायमेंशन विगत 2-3 दशकों में पुलिस के सामने आए हैं।
हमारे सामने एक चुनौती, जिसके लिए हम हमारे बल को तैयार करें। और इसके लिए भारत सरकार ने एक सुगठित पुलिस मॉडर्नाइजेशन का प्रोग्राम शुरू किया है। मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में हर चुनौती को हम पहुंचने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि देश में पुलिस बल की संख्या कम है, मगर केंद्र सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है, जिससे ये कमी दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में संसद सत्र के दौरान रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी और फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी संबंधित 2 विधेयक पारित किए गए। गृह मंत्री ने कहा कि रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी से छात्रों को इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने में मदद मिलेगी। अमित शाह ने ये भी कहा कि देश भर में पुलिसकर्मियों ने पहली पंक्ति में खड़े रहकर कोरोना से लड़ाई लड़ी और 343 पुलिसकर्मियों ने जान गंवाई। उनके इस बलिदान को कोरोना की लड़ाई में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। मुझे कहते हुए देश के गृह मंत्री के नाते बहुत गर्व होता है कि लॉकडाउन के अमलीकरण के लिए चाहे लाखों प्रवासी मजदूर अपने घर पर जाते हो, उनको सहायता करने के लिए, कहीं कोई बीमार है बीच में छूट गया उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए, कॉलोनी में कोई बीमार पड़ गया घर में कोई साथ में है नहीं तो उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए जरूरत पड़ी, वहां पर ब्लड डोनेशन से लेकर प्लाज्मा डोनेशन तक करने तक पुलिस कर्मचारियों ने पीछे मुड़कर की। और आज जब पुलिस कर्मचारियों ने पहली पंक्ति में रहकर कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है उसको पूरा देश सराहता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कई बार इसकी सराहना की। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह सचिव A.K. भल्ला, IB निदेशक अरविंद कुमार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट जारी है। देश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद लगातार दूसरे दिन 7,50,000 से कम रही। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण की वजह से मृत्यु दर 1% से कम है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 88.81% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 61,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। अब तक कुल 67,95,000 से अधिक लोग कोरोना के खिलाफ जंग जीत चुके हैं। स्वस्थ होने की दर में निरंतर सुधार होने से संक्रमित लोगों की संख्या में कमी आई है। इस समय कुल कोरोना संक्रमित मामलों में केवल 9.67% ही सक्रिय हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 54,044 नए मामले सामने आए हैं। इस समय देश में कोविड-19 के 7,40,090 रोगी हैं। इस समय भारत में कोरोना की वजह से मृत्यु दर संक्रमित मामलों का 1.51% है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम मृत्यु दर में से एक है। पिछले 24 घंटों के दौरान 717 रोगियों की मौत होने से देश में कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या 1,15,914 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 10,83,608 कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक देश में 9,72,03,000 से ज़्यादा कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार की प्रभावी रणनीति के साथ साथ टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की पहल से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी से निपटने की वैश्विक रणनीति और इस विषय में चल रहे दूसरे प्रयासों पर चर्चा की। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने पारदर्शी अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला के विस्तारीकरण, कानून और विकास पर आधारित वैश्विक व्यापार और विश्व व्यापार संगठन की भूमिका पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। कोरोना काल में भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं में जबरदस्त इजाफा हुआ है। वर्ल्ड बैंक की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोरोना संकट के दौर में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष पैकेज के ऐलान के साथ ही सभी क्षेत्रों में सुधार पर जोर दिया। A special economic stimulus package of $272 billion
equivalent to 10% of India's GDP. This program is called the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, aiming to build a self-reliant India. Today, my government is making post-pandemic recovery efforts in every sector that are in line with the broad reforms already underway. Excellencies, a lesson this pandemic has taught us is that preparedness costs only a fraction of its impact, but the returns on this investment are exponential. केंद्र सरकार जीएसटी लागू होने के कारण राज्यों को होने वाले राजस्व में कमी की भरपाई के लिए कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत करते हुए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा कि जीएसटी सेस में आई कमी को कंसोलिडेटेड फंड से नहीं पूरा किया जा सकता। ऐसे में बोरिंग यानी कि उधार ही एकमात्र रास्ता था। All borrowings are contingent and sustainable, depending not only on cost of borrowing, but more importantly, on the growth trajectory. If growth rates go up, it's easy enough to service the borrowing and service the debt. So the critical factor, the X factor, so to say, in any fiscal trajectory is what probabilities do you have of growth rates going up in the medium term. और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया है। इस दौर में 15 जिलों की 78 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होना है। उम्मीदवार इस महीने की 23 तारीख तक नाम वापस ले सकते हैं। इसी के साथ वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव के लिए भी आज नामांकन पत्रों की जांच हुई। इस सीट पर भी बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के साथ ही 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। और इस बीच बिहार चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। जेडीयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कई जनसभाएं की हैं। सारण जिले के परसा विधानसभा क्षेत्र और वैशाली जिले के राजापाकर विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने अपने 15 साल के कार्यकाल के दौरान बिजली और सड़क समेत सरकार के विकास कार्यों का जिक्र किया। हम लोगों को मौका दीजिएगा तो काम तो करेंगे ही, विकास का एक एक काम करेंगे, कोई चीज हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और एक चीज हम बता देना चाहते हैं, स्वास्थ्य के लिए तो काम करते ही हैं, गांव तक में। और अब जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अब इस नई टेक्नोलॉजी में हम अपने युवक युवतियों को और ट्रेनिंग देने का इंतजाम करेंगे। जब नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग सबको रहेगी तो काम बेहतर मिलेगा, आमदनी बेहतर होगी और लोगों को मजबूरी में बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज बिहार में पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में जनसभाएं की। इस दौरान उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और बिहार सरकार के विकास कार्यों का जिक्र किया। हाईवेज के लिए 54,713 करोड़ रुपए दिया है, रेलवे के लिए 8,870 करोड़ दिया है, एयरपोर्ट के लिए 2,700 करोड़ दिया है, पेट्रोलियम और गैस के लिए 21,476 करोड़ दिया है, टूरिज्म के लिए 600 करोड़ रुपए दिया है, डिजिटल बिहार के लिए 494 करोड़ दिया है और अमृत शहर के लिए 1,400 करोड़ रुपए दिया है। कुल मिलाकर के 1,24,852 करोड़ रुपए दिया है। पाई का हिसाब दे रहा है। बिहार चुनाव में बीजेपी नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी प्रचार किया। उन्होंने आज भोजपुर और भागलपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने का काम किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पटना के पालीगंज में जनसभा को संबोधित किया। इधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी महागठबंधन उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। ओबरा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनी तो प्रतियोगी परीक्षा की सभी फीस माफ की जाएगी और परीक्षा देने जाने वाले अभ्यर्थियों का किराया भी
माफ होगा। लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज पार्टी का घोषणा पत्र पटना के पार्टी मुख्यालय में जारी किया। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नाम से घोषणा पत्र जारी करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान के 51 साल के राजनीतिक अनुभव से तैयार किया गया है। चिराग ने कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में सभी की समस्याएं शामिल हैं। जब तक हम लोग यहाँ की सिस्टम को नहीं बदलेंगे, बेहतर शिक्षा प्रणाली को हम लोग लागू नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज, ज्यादा से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज और ये तमाम तरीके की व्यवस्था, आप लोग जब इस विजन डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने तमाम तरीकों की इन प्रावधानों का हम लोगों ने जिक्र किया कि कैसे हर 2-1 जिले पे हम लोग मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की हम लोगों ने व्यवस्था की है। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस ने भी आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में बिहार में किसानों को बिजली, पानी मुफ्त देने समेत युवाओं और महिलाओं के लिए भी कई वायदे किए गए। बिहार के किसानों के लिए हमने सीधी बात की है, कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ। यहाँ पे कहीं पे बाढ़ आती है, कहीं पे सूखा है। हमने इरिगेशन की बढ़ोतरी की बात की है कि इस बदलाव पत्र में जो किसान अपनी मेहनत पसीने की जो भी धान और चीज़ें पकाते हैं उनको सही मूल्य मिले। आज कई अहम संसदीय समितियों की बैठकें हुई। श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में 2019-20 के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अनुदान मांगों से जुड़ी पहली कार्रवाई रिपोर्ट पर चर्चा हुई। समिति ने इस कार्रवाई रिपोर्ट के मसौदे पर फिर से विचार किया। दो 2020-21 के लिए पुनर्गठन के बाद रक्षा संबंधी संसदीय समिति की आज पहली बैठक हुई। लोकसभा सदस्य जुएल ओराम की अध्यक्षता वाली समिति ने वर्ष 2020-21 के दौरान पड़ताल के लिए विषयों के चयन के संबंध में ज्ञापन पर विचार किया। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय समिति ने आज देश में हवाई संपर्क की स्थिति पर निजी विमानन कंपनियों के प्रतिनिधियों के विचार सुने। साथ ही समिति ने इस विषय पर नागर विमानन मंत्रालय के सचिव से भी देश में हवाई संपर्क की स्थिति के बारे में जानकारी ली। भारत और चीन के बीच भले ही सीमा पर तनाव चल रहा हो, लेकिन भारतीय सेना ने मानवता के आधारभूत सिद्धांत को जिंदा रखा है। उसने वांग या लोंग नाम के चीनी सैनिक को चीन के अधिकारियों के हवाले कर दिया। ये काम मंगलवार रात चुशुल मोल्डो मीटिंग पॉइंट पर किया गया। दरअसल ये सैनिक 18 अक्टूबर को भटककर भारतीय सीमा में स्थित लद्दाख के देमचोक इलाके में आ गया था। भारतीय सेना ने जब इस सैनिक को बचाया तब ठंड की वजह से इसकी हालत बहुत खराब थी। भारतीय सेना ने सैनिक को ऑक्सीजन दी, इसका उपचार किया। सैनिकों ने खाना और गर्म कपड़े भी दिए। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के 5 युवक जो भटककर चीन की सीमा में चले गए थे, उन्हें 12 सितंबर को चीन की सेना ने भारत को भेजा था। लेह में लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। कल लेह में काउंसिल की 26 सीटों के लिए मतदान होगा। कल ही नतीजों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। चुनाव के लिए 172 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव दल और मतदान कर्मी मतदान स्थलों पर पहुंच गए हैं। कोरोना संकट को देखते हुए यहां पे सुरक्षा के सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं। परिषद के चुनाव के लिए पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल होगा। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद यहां पहली बार लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय परिषद के चुनाव कराए जा रहे हैं। आज विश्व आयोडीन डिफिशियंसी डे है, यानी कि भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाले खतरों के प्रति आगाह करने और जागरूकता फैलाने का दिन। आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों के खत्म करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास हो रहे हैं, जिनमें भारत का अनुसंधान और कार्यक्रमों के जरिए महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नमक न केवल खाने में स्वाद बढ़ाता है, बल्कि कई बीमारियों से लोगों की जान भी बचाता है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अनुसार मानव शरीर को हर दिन 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगर इसका सेवन ना किया जाए तो आयोडीन की कमी हो सकती है, जिससे कई शारीरिक विकार हो सकते हैं। The daily requirement of iodine is only 150 micrograms per person per day. This is equal to, it sits on the tip of the hair of a person. And for the entire lifespan for a 70-year-old person is 5 grams, which is less than 1 teaspoon. आयोडीन की कमी के विकारों के उन्मूलन के लिए 1962 में राष्ट्रीय गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया गया। सरकार की कोशिश है कि साल 2022 तक यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडाइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। आजाद हिंद सरकार गठन के 77वें वर्ष के अवसर पर दिल्ली के लाल किले पर एक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। समारोह में आजाद हिंद फौज के 99 वर्षीय नायक ललती राम, 101 साल के सिपाही परमानंद यादव और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्य शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि देश 2022 में अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाएगा। नेताजी ने कहा कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। जीवन दांव पर लगाकर ही आजादी मिलेगी, उसकी कीमत तब समझ में आती है। शायद हम आज आजादी की कितनी कीमत कर पाते हैं। यदि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं, आजादी के 75 वर्ष पूरे होंगे और नेताजी के जन्म जयंती का 125वां वर्ष होगा। ये भी एक संयोग है और उस समय हम आने वाली पीढ़ी से जरूर अपेक्षा करेंगे कि वो बताएं कि वो शताब्दी आजादी की कैसे बनाएगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू फेसबुक पोस्ट के जरिए आजादी के अनजान वीरों और वीरांगनाओं को याद करते रहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आजादी की लड़ाई में अहम योगदान देने वाली क्रांतिकारी दुर्गावती देवी के संघर्ष का जिक्र किया। महिला स्वतंत्रता सेनानियों की अपनी फेसबुक पोस्ट श्रृंखला में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने क्रांतिकारियों की दुर्गा भाभी कही जाने वाली दुर्गावती देवी को याद किया। उपराष्ट्रपति ने आजादी के आंदोलन में दुर्गावती के योगदान को याद करते हुए लिखा कि दुर्गावती देवी जी, जिन्हें क्रांतिकारी आदर और स्नेह से दुर्गा भाभी कहते थे, उन्होंने न सिर्फ अपना सारा धन क्रांतिकारी आंदोलन के उद्देश्यों के लिए सहर्ष समर्पित कर दिया, बल्कि उसके लिए समाज की रीति नीति को भी दरकिनार कर दिया। उपराष्ट्रपति ने जॉन सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह और सुखदेव के लाहौर से निकलकर कोलकाता पहुंचने में दुर्गावती देवी के योगदान का जिक्र किया। उपराष्ट्रपति ने भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए दुर्गावती के योगदान का भी अपनी फेसबुक पोस्ट में जिक्र किया। उन्होंने लिखा, सहयोगी क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने का जिम्मा खुद पर ले लिया और पंजाब के गवर्नर हैली की हत्या का प्रयास किया। इस प्रयास में हैली तो बच गया, लेकिन दुर्गा भाभी गिरफ्तार कर ली गई। छूटने के बाद उन्होंने एक बार फिर बंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी पर गोली चलाई। वे फिर पकड़ी गई और 3 साल की सजा हुई। 1935 के बाद दुर्गावती जी लाहौर छोड़कर लखनऊ चली आईं, जहां उन्होंने दुर्बल वर्ग के लोगों के बच्चों के लिए एक स्कूल स्थापित किया। 15 अक्टूबर 1999 में गाजियाबाद में उनका निधन हो गया। उपराष्ट्रपति ने उनकी गौरवपूर्ण गाथा को याद करते हुए लिखा है कि मातृभूमि के लिए उनके समर्पण, उनके साहस और उनके त्याग के लिए राष्ट्र सदैव उनका ऋणी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात शक्ति की उपासना के पावन पर्व नवरात्र की। शारदीय नवरात्र के पावन मौके पर देश भर के मंदिरों और घरों में दुर्गा पूजा से माहौल भक्ति में बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के 5वें दिन लोगों को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया है, नवरात्रि में आज देवी दुर्गा के पंचम स्वरूप मां स्कंद माता की आराधना का दिन है। मेरी कामना है कि नवचेतना का सृजन करने वाली देवी स्कंद माता का आशीर्वाद देशवासियों पर सदा बना रहे।
और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से आपसे ये अपील कि कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। त्योहारों के इस मौसम में भी आप हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। नमस्कार।